नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास जो हमने स्टार्ट की थी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, वो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को लेके स्टार्ट की थी अपन ने। उन फिजिकल डिवीजन्स में अपन राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट वाला पार्ट है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल वाला जो भाग है, उसको अपन कवर कर रहे थे और उसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग या यूं कहें अध्ययन की दृष्टि से हमने उस भाग को दो भागों में बांटा था। एक तो एरिड डेजर्ट और दूसरा पार्ट था सेमी एरिड डेजर्ट, अर्थात शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। तो डेजर्ट का एक पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर चुके थे इस वाले पार्ट में, यानी जो लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला एरिया है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इस वाले पार्ट को नाम दिया गया था एरिड डेजर्ट। शुष्क मरुस्थलीय भाग, जबकि इसके सामने वाला जो पार्ट है जो सेमी एरिड डेजर्ट के रूप में डिफाइन होता है या अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में परिभाषित होता है, तो उसमें था सामने अरावली वाला पार्ट, जिसको हम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पे या 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट पे रखते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला जो फिजिकल डिवीजन आता है या जो ज्योग्राफिकल एरिया आता है, उसको नाम दिया जाता है सेमी एरिड डेजर्ट, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। तो उसी पोर्शन को स्टार्ट करेंगे हम जो डेजर्ट के सेकंड पार्ट के रूप में है। फर्स्ट एरिड था अपना, दूसरा है सेमी एरिड डेजर्ट। तो इसके डेफिनेशन एक तो हमने वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग ली है 25 to 50 सेंटीमीटर, रेनफॉल, फिजिकल रीजन और ज्योग्राफिकल रीजन, और दूसरा डेफिनेशन लिया जा सकता है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग। लोकेशन किसके बीच में? बिटवीन एरिड रीजन एंड अरावली रीजन या अरावली माउंटेन। जैसा कि भी आपको बताया था कि ये वाला जो 50 सेंटीमीटर वाला पार्ट है ये अरावली है, और इधर वाला जो लेस देन 25 सेंटीमीटर है ये एरिड डेजर्ट है। तो इसका मीनिंग एक परिभाषा इन लोकेशन के अकॉर्डिंग आ सकती है कि शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, या दूसरी डेफिनेशन है वो रेनफॉल क्वांटिटी अर्थात वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग आ सकती है। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के बीच वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। तो अभी अपन ने इसके डेफिनेशन में इन्हीं दोनों चीजों को देखा है, एक तो रेनफॉल स्केल को, और दूसरा अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग ले तो एरिड रीजन, और दूसरा है इसमें अरावली रीजन। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। फिर है अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमने देखा था कि राजस्थान का जो वेस्ट वाला जो पार्ट है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट यानी एरिड डेजर्ट, इस वाले पार्ट को अपन ने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एरिड डेजर्ट में हमने देखा था कि उस एरिया में सैंड ड्यून्स हैं, उनको बालुका स्तूप युक्त, और जहां सैंड ड्यून नहीं है अर्थात बालुका स्तूप नहीं है, उसको बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र के नाम से पढ़ा था। तो उसी तरीके से इस वाले पार्ट को अपन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो 4 पोर्शन माने गए हैं उसमें 2 तो रिवर बेसिन आते हैं आपके, जिसमें एक तो लूनी बेसिन, और एक राजस्थान के उत्तरी भाग में या नदन पार्ट में रिवर बेसिन आता है घगर बेसिन। और इसमें 2 मेन एरियाज लिए जाते हैं, एक नागौर का और एक राजस्थान के शेखावाटी रीजन का। नागौर वाले हिस्से को बोला गया अपलैंड के रूप में यानी उच्च भूमि के रूप में, और शेखावाटी वाले पार्ट को बोला गया इनलैंड ड्रेनेज के रूप में अर्थात अंतः प्रवाह के रूप में। अंतः प्रवाह क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो नदियां हैं, उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जो इनलैंड के रूप में बहती हैं, या उनका जो ड्रेनेज है वो इनलैंड के रूप में माना जाता है। इनलैंड का मीनिंग है उनका जो पानी है वो धरातलीय क्षेत्र पे कम और मुख्यतः आंतरिक भाग में अधिक प्रवाहित होता है, यानी लैंड के इंटरनली पार्ट में अधिक होता है। इस कारण कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और शेखावाटी क्षेत्र की ओर इस प्रकार की एक प्रमुख नदी है जो इनलैंड ड्रेनेज में काउंट होती है, जिसका नाम है कांतली रिवर। इस कारण शेखावाटी वाले एरिया को कहा जाता है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो इसमें अपन ने जो 4 भाग माने हैं, इसमें एक स्टार्टिंग है ये रिवर बेसिन के रूप में आपको दिख रहा है लूनी बेसिन, एक लास्ट वाला है घगर बेसिन। इसका मीनिंग ये 2 तो रिवर बेसिन है, और इसके बीच में 2 एरिया है नागौर एंड एक शेखावाटी। ये वाला पार्ट है शेखावाटी।
तो राजस्थान का जो सेमी एरिड वाले पोर्शन में इन पोर्शन की जो लोकेशन है या इन पार्ट्स की जो लोकेशन है वो किस तरीके से है, तो डायग्राम या मैप के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें देखें तो राजस्थान का ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है अरावली रीजन। अरावली वाला पार्ट है, इसके जस्ट इधर वाला जो पार्ट है जो एरिड डेजर्ट के रूप में अर्थात शुष्क मरुस्थल के रूप में, इस एरिड डेजर्ट और अरावली के बीच वाला ये जो पार्ट है ये है सेमी एरिड डेजर्ट, जिसमें इसके जो नीचे वाला जो भाग माना जाता है इधर वाला, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है लूनी बेसिन। और राजस्थान के उत्तर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया जाता है घग्गर बेसिन। और इनके बीच में दो एरिया आते हैं, इस साइड में आता है नागौर वाला पार्ट और ये वाला आता है शेखावाटी रीजन। तो इसका मीनिंग है राजस्थान के उत्तरी भाग में घग्गर बेसिन, उसके बाद में शेखावाटी, उसके बाद में नागौर और उसके बाद में लूनी बेसिन। तो अपन इनकी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसमें इस वाले पोर्शन को पहले देखते हैं। चाहे आप ऊपर से लिख सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि इधर से ही लिखा जाए। अगर ऊपर से लिखना चाहें, ऊपर से डिस्क्राइब करना चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। फर्स्ट लूनी को देखेंगे, सेकेंड नंबर पे देखेंगे नागौरी अपलैंड यानी नागौरी उच्च भूमि, थर्ड पोर्शन रहेगा अपना शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज या शेखावाटी रीजन, और इसमें फोर्थ रहेगा अपना जो घग्गर प्लेन या घग्गर बेसिन है वो वाला पार्ट। मीनिंग जब भी आप इनको याद करें तो इस तरीके से याद रखने हैं कि दो रिवर बेसिन के नाम से और दो एरिया के अकॉर्डिंग कवर करने हैं आपको। तो रिवर बेसिन में लूनी और घग्गर और एरिया में शेखावाटी और नागौर वाला पार्ट। अब इनकी विशेषताएं सामान्यतः क्या होती हैं, तो जो लूनी बेसिन वाला जो पार्ट है, इस लूनी बेसिन की ओर जैसे राजस्थान के अंदर इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने जालोर और बाड़मेर वाले क्षेत्र हैं, मुख्यतः जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, सिरोही का कुछ पार्ट। मीनिंग यह है कि राजस्थान में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट आपको बताया था पाली, इस पाली के टच वाला जो मारवाड़ वाला पार्ट है, तो पाली के टच में एक तो अपने मेवाड़ था, एक मेरवाड़ा था और एक मारवाड़ था। तो मारवाड़ की और टच वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लूनी बेसिन के पार्ट हैं। तो उसमें एक तो पाली को शामिल करना है और उसके टच वाले मारवाड़ को, अर्थात जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक प्रमुख बोली है जिसको नाम दिया जाता है गोडवाड़ी बोली। तो उसके अकॉर्डिंग इस बेसिन को एक नाम दिया जाता है गोडवाड़ बेसिन। तो लूनी बेसिन इज नोन एज गोडवाड़ बेसिन, और इसका जो मेन एरिया है वो रहेगा पाली के टच वाला मारवाड़, अर्थात पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। तो इस बेसिन में एक तो इसको गोडवाड़ बेसिन के उपनाम से जाना गया है, दूसरा इस बेसिन के अंदर बाड़मेर की और लूनी नदी का जो पानी है वो ब्राइन वाटर में या खारे पानी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो लैंड है बाड़मेर की वो एक रन भूमि के रूप में है जहाँ सेलिनिटी पाई जाती है, लवणीयता पाई जाती है। तो लूनी का पानी जैसे ही खारा होता है और उसके आसपास में जो वेजिटेशन या वनस्पति जो देखने को मिलती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं हेलो प्लांट्स या लवणीय पादप के रूप में होती है, यानी सेलाइन वेजिटेशन के रूप में होती है। तो राजस्थान के अंदर इस लूनी बेसिन में पाए जाने वाले जो पादप हैं बाड़मेर की ओर वो लवणीय पादप के रूप में होते हैं, यानी सेलाइन प्लांट्स के रूप में होते हैं। लूनी बेसिन में जालोर वाले पार्ट की ओर एक रन या दलदली भूमि बनती है, उस दलदली भूमि को नाम दिया जाता है नेहड़, नेहड़ का रन। तो नेहड़ का रन जालोर के अंदर इसे लूनी बेसिन का एक पार्ट है, और इस लूनी बेसिन की जो ईस्टर्न बाउंड्री है या जो पूर्वी सीमा है वो एक पहाड़ी के द्वारा बनाई जाती है पाली की ओर। यहाँ जो पहाड़ियां फैली हुई हैं लूनी बेसिन के ईस्टर्न डायरेक्शन में पूर्वी भाग में, उन पहाड़ियों को नाम दिया जाता है काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर, आज के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन अप्लाई कर दिया जाता है कि राजस्थान में जो काला भूरा डूंगर है उसका संबंध किस एरिया से है, तो ये सेमी एरिड डेजर्ट में लूनी बेसिन का पार्ट है। उसका जो ईस्टर्न पार्ट है या ईस्टर्न जो बाउंड्री होती है, पूर्वी जो सीमा होती है, वो काला भूरा डूंगर को ही माना गया है। तो लूनी बेसिन की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो लूनी बेसिन में जो चीजें अपने को कवर करनी हो, बाई चांस एग्जाम में इसको दिया जाए
तो इस पे रहता है एक तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोडवाड़ बेसिन। ये जो गोडवाड़ है ये एक लैंग्वेज या बोली है उस साइड के अंदर, उस बोली के आधार पे इसको बोला गया है गोडवाड़ बेसिन, जिसका विस्तार पाली और उसके टच वाले मारवाड़ को माना जाता है। तो पाली के टच वाला मारवाड़ जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मेनली जो इसका एक्सटेंशन है वो जालोर है। इसका मुख्य विस्तार जालोर की ओर है। इसके बाद में देखते हैं सेलाइन प्लांट्स या जो हेलोफाइट्स है, जो लवणीय पादप है उसके लिए यह शब्द काम में लिया जाता है। तो सेलाइन प्लांट्स आर फाउंड इन दिस बेसिन। इस बेसिन में लवणीय पादप पाए जाते हैं। और ये लवणीय पादप मुख्यतः कौन से एरिया में होते हैं, तो इसके लिए मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में बाड़मेर, क्योंकि लूनी का जो स्वीट वाटर है वो ब्राइन वाटर में कब चेंज होता है, जब बाड़मेर में लूनी नदी का पानी फैल जाता है और उसमें सैलिनिटी मिक्स हो जाती है। तो उसके बाद में इसमें लवणीय पानी और उसके आसपास पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो सेलाइन प्लांट्स होते हैं। फिर इसमें बनता है रन ऑफ नहर, अर्थात नहर का रन, वो इसके अंदर स्थित है जालोर के अंदर। तो इस बेसिन में नहर का रन स्थित है, जिसकी लोकेशन कहाँ पे आती है, जालोर। और एक जिसमें मैंने आपको बताया था इस बेसिन के पूर्व की ओर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको कहा जाता है काला बुरा डूंगर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न ऑफ दिस बेसिन या लूनी बेसिन। तो इस बेसिन के पूर्व की पहाड़ी काला बुरा डूंगर जो कि इंपॉर्टेंट है, काला बुरा डूंगर है, इसकी लोकेशन रहेगी पाली के अंदर। तो इसका लोकेशन याद रखिएगा, ये एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन में या जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं हम जो दूसरा नेक्स्ट पोर्शन था नागौरी अपलैंड वाला पार्ट। तो नागौरी अपलैंड वाला पार्ट है ये मुख्यतः दो चीजों को लेकर फेमस है। नागौरी उच्च भूमि, एक तो इस वाले पार्ट के अंदर अपने ब्राइन वाटर लेक्स यानी खारे पानी की झील सर्वाधिक है। राजस्थान में खारे पानी की झील राजस्थान में मैक्सिमम कौन से एरिया में पाई जाती हैं, तो आंसर रहता है इसमें नागौर। ये दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके, एक तो मैक्सिमम लेक इन राजस्थान और एक ब्राइन वाटर लेक इन राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा झील है उदयपुर के अंदर, इस कारण उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। जबकि नागौर है, यहाँ झीलों की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन जो ब्राइन वाटर लेक है यानी खारे पानी की झील है वो राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में है। तो ब्राइन वाटर लेक्स मैक्सिमम इन दिस बेसिन या नागौरी अपलैंड। और दूसरी विशेषता है कि नागौर और अजमेर के बीच का जो पार्ट है उसके अंदर अपने फ्लोराइड चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। तो फ्लोराइड चट्टानें अधिक पाई जाती हैं तो अपन जो पानी पीने के काम में लेते हैं उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी या मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर के अंदर जो फ्लोरोसिस डिजीज होती हैं यानी फ्लोराइड की अधिकता के कारण जो बीमारियां होती हैं, जैसे शरीर के पीछे की ओर कुबड़ उठना, जिसको जनरली अपन कहते हैं हम्प या हॉन्च। तो इस कारण इस एरिया को अपन हम्प बेल्ट, हॉन्च बेल्ट, कुबड़ पट्टी या हड्डियों में बाकापन या टेढ़ापन आ जाता है शरीर में, इस कारण इसको बाका पट्टी भी अपन कहते हैं। तो बाका पट्टी के रूप में नागौर अजमेर के बीच का जो मैक्सिमम फ्लोराइड वाला जो पार्ट है या पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है उस एरिया को कहा जाता है। तो इस नागौर अपलैंड एरिया की विशेषताएं हैं, खारे पानी की झील अधिक हैं और नागौर अजमेर के बीच को कुबड़ पट्टी के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी इसमें अपने को जिन पॉइंट्स को कवर करना है वो दो पॉइंट आपके ये हैं। द साल्ट वाटर लेक्स आर द हाईएस्ट फाउंड इन नागौर। नागौर में खारे पानी की झील सर्वाधिक हैं। और दूसरा जो आपको बताया कि हम्प बेल्ट और बांका बेल्ट, कई बार ये बांका पट्टी के नाम से भी पूछ ली जाती है। तो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी राजस्थान में सर्वाधिक इस एरिया में है और ये द मोस्ट फ्लोराइड रीजन में माना जाता है, यानी सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा वाला क्षेत्र माना जाता है। इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि कुबड़ पट्टी रीजन राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, तो इसमें आंसर रहता है आपका नागौर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है। नागौर है वो अजमेर डिवीजन का ही पार्ट है, अजमेर संभाग का ही पार्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट शेखावाटी रीजन। तो शेखावाटी वाला जो पार्ट है इसमें कुछ एक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि एक तो इस एरिया में पाई जाने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कांतली रिवर। कांतली नदी के दोनों ओर जो तंवर शासक हैं या तंवर डायनेस्टी, तंवर वंशजों के द्वारा शासन किया गया है। इस कारण इसके कैचमेंट एरिया को, कांतली के कैचमेंट एरिया को एक विशेष नाम दिया गया है तोरावाटी।
जो कि तंवरों के अकॉर्डिंग है। तो एक तो शेखावाटी में फेमस है तोरावाटी, जिसका मीनिंग है कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर। इट्स लोकेटेड इन सीकर एंड झुंझुनू। कांतली के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जो कि सीकर और झुंझुनू में स्थित है, क्योंकि ये नदी तीनों जिलों में नहीं बहती। राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहां कोई भी नदी स्थित नहीं है। उसके बाद में इस एरिया में पाए जाने वाले जो कुएं होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको कहते हैं अपन पानी के कच्चे कुएं, यानी रो वेल्स इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। यानी पानी के जो कच्चे कुएं हैं शेखावाटी में, उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़। कच्चे कुओं का मीनिंग है गांव के अंदर जो पानी बहता हुआ एक निम्न भूमि में, या एक जो लोअर पार्ट होता है, नीचा स्थान होता है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। और शेखावाटी में पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करता था कि लोग जब गांव के अंदर बनी हुई सार्वजनिक जो टंकी हुआ करती थी, या जो अपने बड़ा जो कुआं हुआ करता था, उसके आसपास जब पानी खत्म हो जाया करता, तो उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस जोहड़ के ऊपर डिपेंड होते। दोपहर के बाद में या शाम के समय लोग यहाँ से पानी भर के लेके आते। तो ये एक तरीके से नेचुरल वेल्स थे, यानी मैनमेड या कृत्रिम रूप से इनको नहीं बनाया जाता था। मानसून के दौरान बड़े एरिया में पानी इकट्ठा होता, जिसको अपन जोहड़ा कहते थे। अब ये जो जोहड़ा टेक्निक है ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग खत्म हो गई है, लेकिन इसको पुनर्जीवित करने के लिए या इसको रीइनोवेट करने के लिए एक प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान में रहे हैं, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह फ्रॉम अलवर। राजेंद्र सिंह जो कि अलवर से हैं, जिन्हें जोहड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। तो ये जो जोहड़ा शब्द है मुख्यतः शेखावाटी की ओर पानी के कच्चे कुओं से जुड़ा हुआ है। और मॉनसून टाइम पीरियड में शेखावाटी में बनने वाले जो पौंड या जो तालाब होते हैं उनके लिए एक शब्द सर यूज होता है। शेखावाटी की ओर जो ग्रासलैंड एरिया या जो ग्रेजिंग पार्ट्स होते हैं, चारागाह भूमियां जो होती हैं, उन एरिया को अपन कहते हैं बीड। जबकि चंबल के अंदर जो एरिया आते हैं, जैसे ये शब्द मैंने आपको पहले भी बताए थे, बीड, और एक ये शब्द अलग होता है बीहड़। बीहड़ होता है जहां चंबल के द्वारा अवनालिका प्रदान किया जाता है, यानी जहां गली इरोजन होता है वहां पे बेडलैंड यानी उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है। और उबड़ खाबड़ भूमि का जो एरिया है वो आपका बीहड़ के रूप में डिफाइन होता है। और जो चारागाह भूमियां हैं शेखावाटी में, उनको बीड कहा जाता है। तो इसका मीनिंग है शेखावाटी रीजन या शेखावाटी इनलैंड एरियाज को जब भी आप पढ़ें तो उसमें अपने को इन 4-5 प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना होता है, जिसमें एक कांतली रिवर अर्थात तोरावाटी रीजन को, एक जोहड़ का मीनिंग क्या होता है, जो पानी के कच्चे कुएं हैं वो, मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब हैं उनको अपन कहते हैं सर, और जो चारागाह भूमियां होती हैं उनको अपन कहते हैं बीड। तो इनको अपन देख सकते हैं। इसके अंदर शेखावाटी की जो विशेषताएं हैं या जो शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज की विशेषताएं हैं, उसमें द ड्रेनेज एरिया ऑफ कांतली इज कॉल्ड तोरावाटी। जैसा कि आपको बताया कि कांतली का जो अपवाद क्षेत्र है उसी को अपन क्या कहते हैं? तोरावाटी। जिसका मेन विस्तार है, यह नदी सीकर से निकलती है, उसके बाद में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की ओर बहती है। तो ये 2 जिले हैं, इनको तोरावाटी के रूप में, और चूरू भी इसमें कवर हो जाएगा तो उनको शेखावाटी के रूप में। इसके बाद में रॉ वेल्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज जोहड़। पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे कुएं यानी जो नेचुरल वेल्स होते हैं एक तरीके से, इनको ये भी कह सकते हैं नेचुरल वेल्स इन शेखावाटी, इज नॉन एज जोहर या जोहड़। सामान्य तौर पे इसको जोहड़ कहते हैं अपन। ये जो शब्द आता है आपके जोहर, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, जबकि ये जोहड़ है ये ज्योग्राफिकल या भौगोलिक शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है द पॉन्ड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मॉनसून आर कॉल्ड सर। मुख्यतः शेखावाटी की ओर मॉनसून के दौरान बनने वाले जो छोटे तालाब होते हैं उनको कहते हैं सर। अधिकांशतः गांव के नाम शेखावाटी से और आगे बीकानेर की ओर कंटिन्यू सर के नाम से ही होते हैं, यानी जिनके नाम के लास्ट में सर शब्द यूज होता है, जैसे सालासर, भोमसर, जेजूसर, राणासर। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके लास्ट में ये नाम जो सर शब्द के रूप में यूज होता है। सर का मीनिंग है उन गांवों के अंदर मॉनसून के दौरान छोटे तालाब बना करते थे, और उन्हीं तालाब या पौंड के अकॉर्डिंग उनके नाम हैं, उनके आगे इस सर शब्द को मेंशन किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं बीड। तो बीड का मीनिंग होता है
द पास्चर लैंड कॉल्ड एज ए बीहड़, यानी जो चारागाह भूमियां होती हैं उन्हें बीड़ कहा जाता है। और एक बीहड़ आता है जिसका मीनिंग लिया जाता है बैडलैंड एरियाज। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन वाला जो पार्ट है जो कि राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है, यह राजस्थान का उत्तरी भाग है जहां से इस एरिया से घग्गर रिवर है उसका कैचमेंट एरिया है, जिसमें राजस्थान का एक तो गंगानगर और इसके सामने दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। अर्थात कंटिन्यू याद रखना अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जी और एच, गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसका जो कवर्ड एरिया है इसको नाम दिया जाता है घग्गर बेसिन। तो एक तो यही आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से एरिया में स्प्रेड या इसका जो एक्सटेंशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इट इज स्प्रेड इन गंगानगर एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, या दिस रीजन इज लोकेटेड इन श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस बेसिन में एक विशेष प्रकार की लोमी सॉइल पाई जाती है, चिकनी मिट्टी, जिनको नाम अपन देते हैं काठी या बग्गी। तो काठी वैसे तो एक मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी लैंग्वेज से लिया गया है। आमतौर पे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में या जो रूरल एरियाज होते हैं उनके अंदर चिकनी मिट्टी के एरिया को कहते हैं काठेड़ी। तो वो जो काठेड़ी शब्द है उससे लिया गया है काठी या बग्गी। तो काठी या बग्गी का मीनिंग लिया जाता है जो लोमी सॉइल हो और जो फर्टाइल सॉइल होती है। यानी जो रिवर बेसिन की सॉइल्स होती हैं वो सामान्य कैसी होती हैं, वो उपजाऊ मिट्टियों के रूप में होती हैं। तो घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो चिकनी भी है और फर्टाइल सॉइल के रूप में भी है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी के रूप में भी है। जिसमें सामान्यतः आप देखते हैं घग्गर वाले क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी में एक तो अपने राइस प्रोडक्शन, चावल का उत्पादन, एक व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन, एक गन्ना उत्पादन, यह सामान्यतः अधिक होते हैं। तो काठी या बग्गी, इसको डिफाइन करना है कि काठी या बग्गी क्या है। तो काठी या बग्गी इज ए लोमी एंड फर्टाइल सॉइल फाउंड इन दिस बेसिन, अर्थात काठी और बग्गी एक चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है जो इस बेसिन में पाई जाती है। इसका मीनिंग काठी और बग्गी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो इस बेसिन का मीनिंग है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि जो घग्गर बेसिन है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो ये राजस्थान के नदर्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरी भाग वाले जो जिले हैं उनको ये कवर करता है। जैसे लोनी बेसिन के बारे में कहा जाता है, लोनी बेसिन राजस्थान के सदर्न और वेस्टर्न वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी दक्षिण और पश्चिम वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्थात पाली और उसके टच वाले मारवाड़ को कवर करता है। बाकी दो हैं उसमें आपको नाम याद नहीं करने, नागौरी अपलैंड यानी उसमें मोस्टली नागौर कवर होगा, और शेखावाटी इनलैंड वाले में मेनली शेखावाटी वाला एरिया कवर होगा। तो ये जो चार पोर्शन अपन ने पढ़े ये सेमी एरिड डेजर्ट के पार्ट है। तो अब आपका जो डेजर्ट का जनरल स्टडी था, एक सामान्य अध्ययन था जो कि हमने एरिड और सेमी एरिड के रूप में किया है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके डेजर्ट की कुछ एक विशेषताएं हैं या इसके जो मेन फीचर्स हैं जिनको हम देखेंगे, जो डेजर्ट की ओर देखने को अपने को मिलते हैं उनको देखेंगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके अंदर। तो इसमें एक शब्द आता है आपके राजस्थान के अंदर डेजर्ट एरिया की ओर, खड़ीन और पलाया लेक्स। खड़ीन या पलाया झील। खड़ीन का सामान्यतः मीनिंग क्या लिया जाता है कि जो डेजर्ट यानी जो सैंड ड्यून एरियाज हैं उन एरिया में मॉनसून पीरियड में टेम्परेरी लेक्स हैं, ये फॉर्म्ड होती हैं, इनका निर्माण होता है। तो इसका मीनिंग हुआ इन डेजर्ट एरिया टेम्परेरी लेक्स इज नोन एज खड़ीन और पलाया। मरुस्थल में जो टेम्परेरी लेक या अस्थायी पानी की झीलें उनको पलाया कहा जाता है। अर्थात डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं मरुस्थल में अस्थायी पानी की झील। अस्थायी पानी की झील खड़ीन कहलाती है। अस्थायी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि मॉनसून टाइम पीरियड में, मॉनसून के काल में इन झीलों में पानी आता है। मॉनसून जैसे ही जाता है, यानी हमारे यहाँ से जैसे ही मॉनसून वापस चला जाएगा, उसके बाद में इन झीलों का जो पानी है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। इस कारण ये टेम्परेरी लेक्स के रूप में होती हैं, यानी कुछ समय के लिए इसमें पानी होता है। तो टेम्परेरी लेक्स इन डेजर्ट एरिया इज नोन एज खड़ीन लेक्स, और ये मोस्टली जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। यानी दीज लेक्स आर लोकेटेड इन नदर्न साइड या नदर्न डायरेक्शन ऑफ जैसलमेर। कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है, जितना अपने को पता है उतना क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है कि खड़ीन झील जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती हैं,
तो वो डायरेक्शन पूछते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में। तो जैसलमेर के नदर्न डायरेक्शन में, जहां पाली से आने वाले ब्राह्मणों ने, जिनको हम कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण, उन पालीवाल ब्राह्मणों ने उसमें एक विशेष प्रकार की एग्रीकल्चर या कृषि का उत्पादन करना स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया खड़ीन एग्रीकल्चर। तो इन लेक्स में पानी सूखने के बाद जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको हम खड़ीन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसी में है ये खड़ीन झीलें मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं, और इन झीलों में की जाने वाली एग्रीकल्चर को इन्हीं के नाम से नाम दिया जाता है खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। तो ये जनरली एग्जाम में फैक्चुअल रूप में एक क्वेश्चन अप्लाई कर दिया जाता है कि वेस्टर्न राजस्थान के वेस्टर्न डायरेक्शन में जो पालीवाल फैमिलीज हैं या जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा विकसित की जाने वाली कृषि की नवीनतम एक पद्धति है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको नाम देते हैं खड़ीन एग्रीकल्चर। हालांकि ये परंपरागत नहीं है, पहले से नहीं चली आ रही, पालीवाल फैमिलीज ने इसको स्टार्ट किया। हालांकि स्टार्ट काफी पहले कर दिया था, इसको 15th सेंचुरी में अर्थात 15वीं शताब्दी में इसको स्टार्ट किया गया है। तो एक तो खड़ीन लेक्स की लोकेशन याद रखिएगा कि ये मेनली जैसलमेर में पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आता है रन एंड टाट। तो रन और टाट का मीनिंग क्या लिया जाता है? तो रन या टाट का मीनिंग ये होता है कि जो अपने डेजर्ट एरियाज हैं, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जिस एरिया में पानी होता है, ये पानी कई बार धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है, या इस क्षेत्र में धीरे धीरे मिट्टी का आकर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पानी वाला एरिया है ये धीरे धीरे एक दलदली भूमि में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें डेफिनेशन में आपके रहेगा कि मरुस्थल में दलदली भूमि यानी जो आपके मर्सीलैंड के रूप में हो, जिसमें सैलिनिटी या लवणीयता भी शामिल हो, और ये दोनों चीजें अगर एक साथ हैं, भूमि दलदली है और लवणीय है, इसका मीनिंग वो फर्टाइल लैंड नहीं होके इनफर्टाइल लैंड होती है, यानी अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ भूमि, तो उस एरिया को कहा जाता है रन या टाट। मार्सी सेलाइन लैंड एंड इनफर्टाइल लैंड इन डेजर्ट एरिया इन नॉन एज रन और टाट। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्यतः दलदली भूमियां, लवणीय भूमियां या जो अनुपजाऊ भूमियां होती हैं, यानी सभी विशेषताएं होती हैं इनकी, इन्हें रन या टाट कहा जाता है। यानी इनकी फर्टिलिटी कम होगी, इनकी उत्पादन क्षमता इन भूमियों की नहीं के बराबर होती है। उसका रीजन किसको माना जाता है? दलदलीपन को या उनके लवणीयता को। यानी जमीन में जब सैलिनिटी है, नमक है, तो इसका मीनिंग है उसके अंदर उत्पादन क्षमता ना के बराबर रहती है। तो इस प्रकार की विशेषताएं ये भी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक जैसलमेर अगर ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड मैक्सिमम माना जाएगा इनको बाड़मेर। राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख रन हैं, जैसे अपन शेखावाटी की ओर जाते हैं तो चूरू के अंदर दो प्रमुख रन देखने को मिलेंगे अपने को। एक तो ताल छापर, ये एक लोकेशन आती है छापर जहां पे एक झील आती है, इस कारण उसको कहते हैं ताल छापर। तो ये एक सेलाइन लैंड के रूप में, एक रन भूमि के रूप में है। एक आता है परिहारा गांव, जिसको बोला गया है परिहारी का रण। तो परिहारी रण ये शेखावाटी चूरू में स्थित है। जैसे ही आप इस साइड में आते हैं जोधपुर, तो जोधपुर में एक प्रसिद्ध लोकेशन आती है फलोदी में ब्राइन वाटर लेक यानी खारे पानी की झील है, लवणीय झील है। इसका मीनिंग ये क्षेत्र भी अपने आप में रन के रूप में है। एक आता है जोधपुर के अंदर पार्ट बाप, तो ये जो बाप एरिया ये भी अपने आप में एक रन है। फिर जोधपुर के टच में जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो पार्ट है वहां पे भी कुछ प्रमुख रन है, जैसे जैसलमेर के अंदर भाकरी रन। ज्योग्राफी में एक शब्द आता है भाकर, ये शब्द अलग है। भाकर का मीनिंग होता है जो स्मॉल हिल्स होती हैं, जो छोटी पहाड़ियां होती है सिरोही की ओर, जो अरावली का पार्ट मानी जाती है, उनको भाकर कहा जाता है। जबकि भाकरी यहाँ एक विलेज का नाम है और वहां के रन को बोला गया है भाकरी रन। और एक राजस्थान का प्रसिद्ध रन है जो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अपने भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण करवाए, न्यूक्लियर टेस्ट करवाए हैं। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट हैं, सबसे पहले तो
इंदिरा गांधी जी के समय 1974, फिर अटल बिहारी जी के समय में 1998, 1998 के अंदर। तो परमाणु परीक्षण के लिए कौन सा रण क्षेत्र प्रसिद्ध है? पोखरण। फिर इसके नीचे जो बाड़मेर है, इसमें आपको एक लोकेशन को लेना है थोब, जिसमें बै से इसकी लोकेशन को निकालना है, अर्थात बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो थोबरन बाड़मेर में, भाकरी और पोखरण अपनी जैसलमेर, फलोदी वाला है वो खारे पानी की झील के नाम से, जोधपुर वाला फलोदी, और एक दूसरा है बाप के नाम से। तो बाप यहाँ लोकेशन है। कोई बाई चांस पूछे कि बाप कहाँ स्थित है, तो भावुक होके ये मत कह देना कि सर पापा घर पे हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है डेजर्ट के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर खड़ीन और रन के बाद में है अपना वाटर बेल्ट या जलपट्टी, जिसको एक नाम और दिया जाता है लाठी सीरीज। लाठी वैसे एक गांव का नाम है इस एरिया में, जहां पे वाटर क्वांटिटी अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, और पानी काफी लंबी एक पट्टी या बेल्ट के रूप में फैला हुआ है, इस कारण इसको बोला गया है लाठी सीरीज। तो राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट वाला पोर्शन है, उसमें लाठी सीरीज के लिए 2 लोकेशन ली जाती हैं जैसलमेर की। एक तो लिया जाता है पोखरण क्षेत्र को, और दूसरा एरिया लिया जाता है मोहनगढ़ को। तो मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में अप्रोक्सीमेट 60 किलोमीटर लंबा ये वाटर बेल्ट है, जिसको नाम दिया गया है जलपट्टी। तो इसकी जो मेन लोकेशन है वो तो रहेगी जैसलमेर में, और इसमें जो मैक्सिमम वाटर क्वांटिटी या वाटर डिपोजिशन जो है वो अपने जैसलमेर के चांदन गांव की ओर है। तो इसमें अधिकांशतः जो नलकूप हैं या जो ट्यूबवेल्स हैं वो चांदन गांव में बनाए गए हैं, और इन चांदन नलकूप को या ट्यूबवेल को नाम दिया जाता है पोर्ट ऑफ थार। अर्थात थार का घड़ा कहा जाता है। तो राजस्थान में थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर रहेगा आपका चांदन के नलकूप। चांदन के नलकूपों को थार का घड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पीने योग्य पानी या जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी काफी कमी है। जैसे अपन पानी पीते हैं तो अपन सबसे पहले अपने घर में किस ओर जाते हैं? घड़े की ओर। तो पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरीके से होता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो ये जैसलमेर के चांदन गांव के पास जाते हैं और वहां के लोगों से रिक्वेस्ट करके या वहां की पंचायत को बोल के कि आप हमारे इधर पानी सप्लाई कीजिए। तो चांदन गांव के जो लोग हैं वो अपने यहाँ जो ट्यूबवेल या नलकूप लगा के पास के गांव को पानी सप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से ये थार के पोर्ट या थार के घड़े के रूप में डिफाइन होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में थार का घड़ा कौन सा क्षेत्र है? तो इसका मीनिंग है वो जैसलमेर के अंदर चांदन ट्यूबवेल या चांदन के नलकूपों को माना जाता है। इसी वाटर बेल्ट के ऊपर एक उपजाऊ घास पाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है सेवण घास। सेवण ग्रास के रूप में फेमस है। तो राजस्थान में सेवण या इसको एक नाम और भी दिया जाता है लीलोन ग्रास। एक तो था लीलन जो तेजाजी की घोड़ी का नाम था, और एक लीलोन होता है जो कि सेवण घास का दूसरा लोकल नेम या स्थानीय नाम है। इस सेवण घास की मात्रा भी सबसे ज्यादा इसी जलपट्टी पे होती है, और इस सेवण घास के अंदर एक पक्षी जो इसकी छांव में बैठा रहता है या इसमें शरण लेता है, उसका नाम है गोडाउन पक्षी। तो इसे शेल्टर बेल्ट या शेल्टर पॉइंट ऑफ गोडाउन भी कहा जाता है। गोडाउन की शरण स्थली के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। तो गोडाउन की शरण स्थली किस एरिया को कहा जाता है? तो आंसर रहेगा आपका जो सेवन ग्रास वाला एरिया है, ये किस जगह पाया जाता है? तो ये वाटर बेल्ट या जलपट्टी पे। जलपट्टी पे सर्वाधिक पानी की मात्रा कौन से एरिया में? चांदन में। और चांदन ट्यूबवेल्स को नाम क्या दिया गया है? थार का घड़ा। इसका मीनिंग इस डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स हैं, पोर्ट ऑफ थार, थार का घड़ा, जलपट्टी, सेवन ग्रास, गोडावन, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इन सभी पॉइंट्स का आंसर रहेगा आपका जैसलमेर। अब ये जो जलपट्टी है, इस जलपट्टी का मीनिंग क्या है? तो जलपट्टी का मीनिंग है राजस्थान के पश्चिम में पहले एक नदी बहती थी, सरस्वती रिवर। उसी सरस्वती नदी का जो पानी है वो इस एरिया में नीचे की ओर स्टोर हुआ है, और डेजर्ट वाले एरिया के अंदर
पश्चिमी भाग में यहाँ पहले जिप्सम चट्टानें थी, आज भी हैं। तो नीचे की ओर जो जिप्सम चट्टानें पानी को और अधिक नीचे नहीं जाने देती। तो शिवालिक हिमालय की ओर से आने वाली आज वर्तमान में जो रिवर है घग्गर रिवर, उस घग्गर रिवर का एक पार्ट था पहले, यानी जो मेन रिवर थी सरस्वती के रूप में, उसका ये जो एंशियंट वे है वो ये था, इस एरिया से बहती थी, उसी का पानी है वो इस एरिया में स्टोर है, जिसको अपन जलपट्टी के रूप में जानते हैं। इसका मीनिंग रिमेनिंग वाटर ऑफ सरस्वती रिवर इन वेस्टर्न राजस्थान और जैसलमेर इज नोन एज वाटर बेल्ट। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है, यानी जो अंडरग्राउंड रिमेनिंग वाटर है, उसी को नाम क्या दिया गया है? जलपट्टी। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसलमेर की जलपट्टी है वो किस नदी का रिमेनिंग वाटर है? तो आंसर रहेगा आपका सरस्वती रिवर का। इसके बाद में डेजर्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना आकल वुड फॉसिल पार्क। आकल एक लोकेशन, एक गांव का नाम है जैसलमेर के अंदर, जहां से अपने को वुड फॉसिल्स मिले हैं, यानी लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। और उन जीवाश्म का हमने एक पार्क बना रखा है, अर्थात उद्यान बना रखा है। तो हिंदी में जनरली इसको इस तरीके से भी दे दिया जाता है, जीवाश्म उद्यान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर की ओर स्थित है। अब ये जीवाश्म किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है? तो राजस्थान में आपने ये देखा हो या सुना होगा, देखा तो नहीं है, जनरली सुना ही है हमने, कि अरावली के पश्चिमी भाग में पहले टेथिस सी या टेथिस सागर हुआ करता था। तो जनरली जो सागरीय भाग होते हैं उनके अंदर एक तो वेजिटेशन पाई जाती है, सामान्यतः वनस्पति मिलती है अपने को, और एक दूसरा जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, यानी जो जलीय जीव होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। टेथिस सागर में कहा जाता है जो बनी हुई वनस्पति है उसका टाइम पीरियड वो रहा है जो पृथ्वी के अंदर बड़ी छिपकली या डायनासोर जैसे जो जीव बने थे वो जिस काल में बने थे उसी काल में ये वनस्पति बनी थी। तो जो डायनासोर जैसे जीव हैं, जिसके ऊपर कई हॉलीवुड की मूवी भी बनी है, जिनको नाम दिया है जुरासिक, मूवीज के नाम है वैसे जुरासिक पार्क। तो उसी काल में इस वनस्पति का निर्माण हुआ है, जिसको नाम क्या दिया गया है कि इस वनस्पति का जो फॉर्मेशन है जुरासिक टाइम पीरियड में हुआ है। लेकिन बाद में अधिकांशतः वनस्पति है पश्चिमी राजस्थान में नीचे की ओर दबने के कारण वो कोल या कोयले में कन्वर्ट हो गई। लेकिन बाकी कुछ वनस्पति के अवशेष उस एरिया में आज भी जमीन के ऊपर अपने को मिलते हैं, जिनको हमने राष्ट्रीय मरुउद्यान के अंदर संरक्षित किया है, कांच के बड़े बड़े शीशे बना के, और उसके अंदर ढका गया है उसको, और उसको नाम दिया गया है अपन ने फॉसिल, यानी जीवाश्म। और कहा जाता है कि इंडिया के अंदर लकड़ी के ये सबसे प्राचीन जीवाश्म है। पहले तो इनको विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्म के रूप में मानते थे, यानी ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वर्तमान में इनको इंडिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म इसलिए मानते हैं क्योंकि जो अमेजन बेसिन है, जो कि सदर्न अमेरिका में मुख्यतः ब्राजील कंट्री में है, उस और लकड़ी के विश्व के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म खोजे जाने की अभी घोषणा हुई है। तो इस कारण हम इनको विश्व के प्राचीनतम नहीं बोल के अब कह सकते हैं कि ये अपने भारत के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो जुरासिक काल रहा है फॉर्मेशन का, यानी अब से 18 करोड़ साल पहले, जिसको मिलियन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 18 को 10 से इंटू कर दें, गुणा कर दीजिए, यानी बिफोर 180 मिलियन ईयर्स। तो इसके बारे में जो जानकारी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है या अपने को जो लिखना होता है कि जीवाश्म उद्यान के बारे में लिखना है, तो एक तो आपको इसकी लोकेशन लिखनी होती है कि फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहां स्थित है? जैसलमेर जिले के अंदर। फिर इसका फॉर्मेशन टाइम पीरियड, ये जो फॉसिल्स हैं इनका निर्माण काल क्या रहा है? तो इसका फॉर्मेशन टाइम पीरियड रहा है जुरासिक पीरियड या जुरासिक काल, जो कि अब से 18 करोड़ वर्ष पहले, या इसको मिलियन ईयर में बोला जाए तो इंटू 10 करके बोलेंगे, अर्थात बिफोर 180 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है ये ओल्डेस्ट, यानी इसकी विशेषता है ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ इंडिया, भारत के लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म के रूप में है। इसके बाद में डेजर्ट से रिलेवेंट जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें अगला पॉइंट रहेगा अपना
जैसे पहले फॉसिल्स वाला देख लीजिए, डायग्राम कुछ इस तरीके से, इसमें जो ये वाले पार्ट आपको दिखाई देते हैं ये आपको स्टोन की तरह दिखाई देते हैं, यानी देखने में आपको ये पत्थर जैसे दिखाई देंगे। जैसे ये वाला पार्ट ये तो फिर भी आपको लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। तो इनको हमने यहाँ अपने जैसलमेर राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर संरक्षित किया है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान वैसे जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है, लेकिन इसमें जो फॉसिल पार्क बना हुआ है वो जैसलमेर में है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा अपना ओएसिस या नकली स्थान। नकली स्थान का मीनिंग ये होता है कि अपना जो डेजर्ट एरिया होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पे भी अपने को वाटर बेसिन मिलता है, उस वाटर बेसिन के आसपास हरियाली होती है। तो ये तो सामान्य सी बात है, जहां पानी होता है उसके चारों ओर ग्रीनरी होती है, और जहां पानी नहीं होता वहां सूखा ही सूखा होता है। लेकिन अपन यहाँ अपोजिट कंडीशन बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं डेजर्ट एरिया और ऊपर से कह रहे हैं जल बेसिन। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई एरियाज होते हैं जहां अच्छी बारिश होती है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आपको बारिश या खड़ीन जैसी झीलें देखने को मिल जाती हैं। तो जहां जल बेसिन बनते हैं, वाटर बेसिन बनते हैं, उनके सराउंडेड पार्ट में या चारों ओर भाग में हरियाली विकसित हो जाती है, और इसी सीन को यानी वाटर बेसिन और उसके चारों ओर या सराउंडेड पार्ट में जो ग्रीनरी होती है उसी को अपन नखलिस्तान कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, पैलेस इन डेजर्ट रीजन वेयर वाटर बेसिन इज फाउंड विच इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी, यानी मरुस्थल में एक ऐसा क्षेत्र जहां जल बेसिन पाया जाए और उस जल बेसिन के चारों ओर क्या पाई जाए, हरियाली विकसित हो। तो इस प्रकार की संरचना को अपन नाम क्या देंगे, इस प्रकार की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या भौगोलिक संरचना को ओएसिस या नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ये मेंस के अकॉर्डिंग आरएस मेंस में पूछा जा सकता है 15 शब्दों तक, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि नखलिस्तान राजस्थान के कौन से फिजिकल डिवीजन से रिलेवेंट होते हैं। तो ये राजस्थान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड हो, इनका जो फिजिकल एरिया होता है या फिजिकल डिवीजन होता है वो होता है डेजर्ट एरिया। डायग्राम के तौर पे अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा कि चारों ओर डेजर्ट एरिया है, उन डेजर्ट एरिया के बीच में इस प्रकार के वाटर बेसिन डेवलप होते हैं और इनके आसपास ग्रीनरी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी को अपन कहते हैं ओएसिस, अर्थात नखलिस्तान के रूप में। इसके बाद में हम देखते हैं बोल्डर किले, या इसको अपन इसमें एक नाम और भी जोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, लोकेशन के अकॉर्डिंग बाप बोल्डर किले। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में एक रन है जिसका नाम है बाप रन, जो कि जोधपुर की एक लोकेशन है। तो ये तो लोकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है, बाकी ज्योग्राफिकल जो टर्म है आपकी वो यह है बोल्डर किले। जनरली जो क्ले होता है ये जो बारीक मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए यूज होता है, यानी जो महीन कण होते हैं उनको बोलते हैं क्ले पार्टिकल। इनसे थोड़े से मोटे होते हैं उनको नाम दिया जाता है सिल्ट। क्ले का हिंदी मीनिंग होता है चीका, बारीक कण। इससे थोड़ा मोटा होगा उसको कहेंगे सिल्ट। जो नदियों के अंदर आती है जिसको हिंदी में कहते हैं गाद, इससे थोड़ा मोटा होता है उसको नाम दिया जाता है सैंड। सैंड जिसका मीनिंग हिंदी में लेते हैं अपन रेत, इससे थोड़ा मोटा होता है उसको कहते हैं ग्रेवल। ग्रेवल यानी बजरी। और इससे मोटा पार्टिकल होता है, मोटे कण होते हैं, उनको कहा जाता है बोल्डर। इसका मीनिंग जो मोटे पार्टिकल्स हैं उसके लिए ये शब्द यूज होता है बोल्डर। और इसमें ना केवल मोटे कण जबकि बारीक कण भी होते हैं, कले भी होते हैं। लेकिन इनका डिपोजिशन किसके द्वारा होता है, तो कहा जाता है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें जोधपुर के आसपास पहले जो पर्वतीय भाग थे, और जब अपन ध्रुवीय क्षेत्रों में थे, इंडिया हमेशा ट्रॉपिकल जोन में नहीं रहा, अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में नहीं रहा। हम किसी टाइम ध्रुवीय क्षेत्रों में थे, अफ्रीका के पास में इंडिया की लोकेशन थी। तो हम धीरे धीरे वहां से एक्सटेंड होते होते, वहां से अलग होते होते और इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके उत्तर की ओर आए हैं। तो इसका मीनिंग हम गर्म जलवायु की ओर आ गए। पहले ठंडे क्षेत्रों में थे, तो पहले ठंडे क्षेत्रों में थे तो जोधपुर के आसपास की जो पहाड़ियां थी इनके ऊपर ग्लेशियर या हिमानी थे। और जैसे ही अपन ट्रॉपिकल जोन में आएंगे, उष्ण कटिबंध में आएंगे, उसी के साथ ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होंगे। और जब ग्लेशियर या हिमानी पिघलती है तो वो अपने साथ इरोजन या अपर्दन करती है, और अपर्दन करके मोटे कणों या कंकर पत्थरों को वो अपने साथ नीचे की ओर लेकर आएगी,
और इन मोटे कंकर पत्थरों को अपन क्या बोलेंगे, बोल्डर। और ये जब आगे की ओर चलते जाएंगे, लुढ़कते चलेंगे, तो ये बाद में बारीक पार्टिकल्स में यानी महीन कणों के अंदर भी कन्वर्ट होंगे, जिनको हम बोलेंगे कले। तो इसका मीनिंग है हिमानी के द्वारा जिन सेडिमेंट्स का, जिन अवसादों का जमाव किया जाता है, वो या तो बारीक कणों के रूप में किया जाता है या मोटे पत्थरों के रूप में, और उनको नाम देते हैं हम बोल्डर, कले के नाम से। और ये जो फॉर्मेशन है, ये पृथ्वी का जब टूटना स्टार्ट हुआ था या अलग होना स्टार्ट हुआ था महाद्वीपों का, वो टाइम पीरियड माना जाता है कार्बोनिफेरस काल। उसके जस्ट बाद में आता है पर्मो कार्बोनिफेरस। तो उस पर्मो कार्बोनिफेरस में इन बोल्डर कले का निर्माण हुआ है। तो अभी जो अपन ने देखा था बोल्डर कले का मीनिंग क्या होगा, तो अब आपके ये शब्द आसानी से समझ में आ जाएंगे कि बोल्डर कले का क्या मीनिंग लिया जाए। तो सेडिमेंट्स यानी जो अवसाद होते हैं जिसमें सभी प्रकार के कण आते हैं, बारीक और मोटे कण, सेडिमेंट्स एंड लार्ज स्टोन एंड बोल्डर्स यानी बड़े कंकर पत्थर या बोल्डर्स, मीनिंग एक ही है, जैसे और कर सकते हो आप। फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर, यानी जिसमें अवसादों का जमाव या मोटे कंकर पत्थरों का, अवसाद यानी जो बारीक पार्टिकल्स है उनका, और जो मोटे कंकर पत्थर है उनका जमाव है वो हिमानी के द्वारा होता है, तो उसको नाम दिया जाता है बोल्डर कले। मोटे कंकर पत्थर है वो तो बोल्डर के रूप में, और सेडिमेंट्स हैं वो कले के रूप में। इनका फॉर्मेशन टाइम पीरियड अभी तक आरपीएससी ने ये जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया है उसमें यहीं से अप्लाई किया है कि राजस्थान में जो बोल्डर कले पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन टाइम पीरियड या निर्माण काल कौन सा समय है। तो इसमें आंसर रहता है आपका पर्मो कार्बोनिफेरस काल। इस टाइम पीरियड को माना जाता है, और ये बाप लोकेशन पे पाए जाते हैं, अर्थात ये जोधपुर में स्थित हैं। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान में माने जाते हैं बोल्डर किले जोधपुर की ओर। इसके बाद में मरुस्थल से जुड़ी हुई अन्य विशेषताओं में जो बचे हुए पॉइंट हैं वो कवर करेंगे। पहले एक डायग्राम देख लीजिए बोल्डर किले का, जिसमें मोटे कंकर पत्थर हैं बोल्डर के रूप में, और ये जो बारीक सेडिमेंट्स हैं या जो अवसाद हैं ये कले के रूप में। इसी कारण इसको कहते हैं बोल्डर कले। लेकिन इसका डिपोजिशन किसके द्वारा होता है, ग्लेशियर या हिमानी के द्वारा। इसके बाद में ज्योग्राफी की ये दो टर्म्स आती हैं आपके, एक तो धरियन और एक आते हैं धोरे। सामान्यतः मरुस्थल के अंदर अपन चलते हैं तो आपको ये रेत के टीले या बालूकाई स्तूप दिखाई देते हैं जो टाइम से आगे शिफ्ट होते रहते हैं हवाओं के द्वारा। यानी जैसे हवा चलती है तो ये सैंड ड्यून या बालू का स्तूप है, ये आगे की ओर शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग जो सैंड ड्यून्स होते हैं यानी जो अपना स्थान चेंज करते हैं, स्थानांतरित बालू का स्तूप, या यूं कह सकते हैं गतिशील बालू का स्तूप, इनको दरियन कहते हैं। दरियन क्योंकि हवाओं के चलने से पहले इन्होंने एक स्थान को धारण किया हुआ था, हवा चलने के बाद ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू आगे चलेंगे। तो इसका मीनिंग जो समय समय पर आगे स्थान धारण करते रहते हैं वो दरियन होते हैं। मीनिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून इज नोन एज दरियन। फिर दूसरा आता है धोरे। तो धोरे जनरली अपन कहते हैं जो अपने खेत के अंदर इस तरीके से बीच में कुछ मिट्टी अपन खड़ी कर लेते हैं और उसके बीच में अपन पानी छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं खेत में धोरों में पानी छोड़ा गया, यानी थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग, यानी जो वेवी टाइप में दिखाई देता है। तो डेजर्ट एरिया में जो आपको लहरदार बालू का स्तूप दिखाई देते हैं यानी जो वेवी टाइप सैंड ड्यून्स होते हैं। तो मीनिंग है वेवी सैंड ड्यून आर नोन एज धोरे। जो लहरदार बालू का टीले होते हैं उनको धोरे कहा जाता है, और जो शिफ्ट होने वाले आगे चलते रहते हैं उनको दरियन कहा जाता है। दोनों ही स्ट्रक्चर या जो दोनों ज्योग्राफिकल जो वर्ड्स हैं वो रिलेवेंट हैं जैसलमेर से, कि धोरे और दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में बालू का स्तूप या सैंड ड्यून या रेत के टीले सबसे ज्यादा किस जिले में है, जैसलमेर में। तो ये दोनों ही बालू का स्तूपों से रिलेटेड हैं। जो शिफ्टिंग होते हैं वो भी जैसलमेर की ओर अधिक हैं, और सामान्यतः जो लहरदार या वेवी टाइप्स हैं ये भी जैसलमेर की ओर है। यानी इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिया गया है, और ये आगे की ओर ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है या ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के रूप में होते हैं। फिर है पीवना। तो पीवना पश्चिमी राजस्थान में एक सांप की स्पीसीज या प्रजाति मानी जाती है। तो इट इज ए स्पीसीज ऑफ स्नेक। और सांप के बारे में जनरली कहा जाता है कि ये व्यक्ति के पास में आके और उसके मुंह के पास आके सिर्फ फुकार मारता है, यानी विष छोड़ता है,
और वो विष व्यक्ति की सांसों के द्वारा अंदर की ओर जाता है। यानी कहा जाता है सामान्यतः ये सांप व्यक्ति को काटता नहीं है, और व्यक्ति की सांसों के साथ जो विष उसके अंदर की ओर जाता है, व्यक्ति की उसी से मृत्यु हो जाती है। यानी विश्व के अधिकतम जो जहरीले सांप हैं उनमें से एक इसको माना जाता है। अधिकतम जहरीला सांप तो इसको नहीं माना जाता, वो तो अपने पाकिस्तान की ओर जो सिंध एरिया है उस डेजर्ट की ओर पाए जाने वाला एक सांप की प्रजाति आती है जिसको नाम दिया जाता है सिंध करेत। तो सिंध करेत है, ये सामान्यतः विश्व के सबसे जहरीले सांप होते हैं। अपन आमतौर पे कहते हैं कोबरा, कोबरा के काटने के बाद व्यक्ति पानी नहीं मांगता। सिंध करेत है, ये कोबरा से भी कहीं ना कहीं इसका विष है 20-30 गुना अधिक पावरफुल माना जाता है। तो सामान्यतः जो अपने डेजर्ट स्नेक होते हैं ज्यादा जहरीले होते हैं, यानी इनको व्यक्ति को काटने की आवश्यकता नहीं होती, मुंह के पास में आके अगर फुकार मार देंगे तो भी काम हो सकता है। और जनरली अपने जो वाटर स्नेक होते हैं उनका विष या जहर इतना पावरफुल नहीं होता। पानी के सांप अगर व्यक्ति को काट भी लेते हैं तो भी कई बार व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। हालांकि वो उस स्नेक की स्पीसीज या प्रजाति पे डिपेंड करेगा कि उसका विष कितना प्रभावशाली है। और ये मुख्यतः राजस्थान के अंदर जैसलमेर में पाए जाते हैं, और कलर में सामान्यतः पीले कलर के होते हैं। इसके बाद में आता है आपका डेजर्टिफिकेशन वाला पार्ट। डेजर्ट से जो रिलेवेंट एक शब्द आता है मरुस्थल का मार्च। मार्च का मीनिंग होता है आगे बढ़ना या डेजर्ट का आगे की ओर शिफ्ट होना। तो इसमें डेफिनेशन है शिफ्टिंग ऑफ डेजर्ट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है, जिसका डायरेक्शन होता है राजस्थान में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये वाला पार्ट है राजस्थान में अरावली वाला पोर्शन, जो डेजर्टिफिकेशन को ईस्ट की ओर जाने से रोकता है। इसका मीनिंग डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण होगा वो हवाओं के साथ इस साइड में ऊपर की ओर चलेगा। तो ये जो ऊपर की ओर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर फैल रहा है कंटिन्यू साउथ वेस्ट की ओर से। तो जो डेजर्टिफिकेशन डायरेक्शन है ये फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर मानी जाती है। और इस साइड में जो मुख्य स्टेट या जो राज्य है वो आता है हरियाणा। अर्थात ये जो डेजर्टिफिकेशन है या मरुस्थल का मार्च है सर्वाधिक कौन से स्टेट में हो रहा है? हरियाणा की ओर। तो इसमें अपने यही था कि किस राज्य की ओर ये फैल रहा है, तो टुवार्ड्स हरियाणा यानी हरियाणा की तरफ। और इनमें सबसे ज्यादा योगदान उन बालू का स्तूप का है जो मैक्सिमम शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स या जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज मानी जाती है, जिनको हम कहते हैं बरखान सैंड ड्यून। तो बरखान सैंड ड्यून कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण में या मरुस्थल को फैलने में सर्वाधिक योगदान देने वाले बालू का स्तूप बरखान को माना जाता है। उसके बाद में थार डेजर्ट के बारे में एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, यानी इसे पॉइंट के रूप में लिखना चाहें या एक विशेष बिंदु के रूप में आप लिखना चाहें कि अपने यहाँ जो थार डेजर्ट है उसका एरिया केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी है। यानी मोस्ट ऑफ पार्ट इंडिया में 85 और जो रिमेनिंग पार्ट है 15% वो पाकिस्तान की ओर। लेकिन हमारे जो इंडिया वाला जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, वो हमारे इंडिया के लिए 100% है जितना भी है। उसका एरिया राजस्थान के इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में है, तो उसमें आता है एक तो गुजरात स्टेट, एक राजस्थान स्टेट, एक हरियाणा स्टेट और एक पंजाब स्टेट। कहा जाता है अकेले राजस्थान के पास इंडिया के टोटल थार का 62% पार्ट है और बाकी अदर जो स्टेट बचे हैं उनके पास ओनली 30%। इसका मीनिंग है थार डेजर्ट के रूप में या यूं कहें डेजर्ट स्टेट के रूप में इंडिया में कौन से स्टेट को जाना जाता है, तो आंसर रहता है उसमें राजस्थान स्टेट। और अगर राजस्थान को अपन ने एक कंप्लीट यूनिट के रूप में लिया है, राजस्थान को अगर अपने टारगेट माना है, तो राजस्थान अपने आप में 100% होगा फिर। और उसमें जो थार का एरिया आता है टोटल राजस्थान में वो आता है 61.11%। मीनिंग ये हुआ कि केवल डेजर्ट एरिया लिया जाता है तो चारों स्टेट आएंगे, उसमें राजस्थान के पास कितना डेजर्ट है, तो उसमें राजस्थान के पास रहेगा 62। अगर एरिया डेजर्ट स्टेट को नहीं लेकर
राजस्थान स्टेट को ही 100% माना जाए तो उसमें राजस्थान को जितना डेजर्ट मिला हुआ है राजस्थान के टोटल एरिया का वो अप्रोक्सीमेट 61% भाग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान के पास कितना है, 62। या दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के टोटल एरिया में डेजर्ट कितने % भाग पे है, तो आंसर रहेगा अपना 61% पार्ट पे। इसरो के द्वारा एक एटलस जारी किया गया था 2007 के अंदर, उसमें इसरो के उस रिसर्च में माना गया था कि राजस्थान का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में डेजर्ट 67 है, लेकिन ये इसरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इसरो रिपोर्ट, तो आंसर आपका रहेगा 67% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया इज फाउंड इन राजस्थान। यानी जो इंडिया का जो टोटल डेजर्ट एरिया है, यानी अपने आप में 100% जिसको मान रखा है हमने, उसमें से अकेला राजस्थान कितना लेके जाएगा, जो अभी 62 मान रखा है, इसरो रिपोर्ट में उसको कितना माना गया है, 67% के आसपास माना गया है। तो इसी के साथ आपका जो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन है उसमें डेजर्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो फिजिकल डिवीजन बचे हैं आपके अरावली, राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती प्लेट्यू, उन्हें हम अपने जो नेक्स्ट क्लासेज होंगे उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।